हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी और दूसरे डिसिप्लिन्स के बारे में, यानी कि साइकोलॉजी का ताल्लुकात क्या है, साइकोलॉजी कैसे लिंक्ड है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स को लिंक कर कर कैसे समझा जा सकता है। अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, अगर हम जैसे स्कूल लाइफ की बात कर लेते हैं, चलो 10वीं क्लास के बाद हमें एक डिसीजन लेना होता है कि एक स्ट्रीम लो, है ना। हमें हमारे स्कूल वाले बोलते हैं कि स्ट्रीम लो। हम अपनी स्ट्रीम को कैसे बाइफरकेट करते हैं? एक होता है हमारा साइंस का डोमेन, है ना, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आ जाती है। फिर एक होता है हमारा कॉमर्स का डोमेन, जिसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फिर एक होता है हमारा ह्यूमैनिटीज़ का डोमेन। ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको हम आर्ट्स डोमेन भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, लीगल स्टडीज़, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को हमें लिंक करना है। अगर साइकोलॉजी लिंक होने में सक्षम है साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के साथ, अगर ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई तो हम बोलेंगे कि साइकोलॉजी एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या फिर ये एक इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन है। ठीक है, तो क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। साइकोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक है, इन सभी एरिया से, इन सभी डिसिप्लिन के साथ लिंक है। साइकोलॉजी का जो लिंक है वो है पॉलिटिकल साइंस के साथ, एजुकेशन की जनरल फील्ड के साथ। अब एजुकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं होता, एजुकेशन की जनरल फील्ड के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के साथ भी। ये कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा। फिलॉसफी के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, मेडिसिन या साइकेट्री, डॉक्टर्स की रिसर्च और जो जनरल हम हॉस्पिटल वगैरह की बात करें उसके साथ, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, मास कम्युनिकेशन यानी कि जो मीडिया की फील्ड होती है ना उसके साथ, और लॉ या जिसको हम क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट कहते हैं उसके साथ साइकोलॉजी लिंक्ड है। और भी अदर डिसिप्लिन हैं जिसके साथ साइकोलॉजी लिंक है। अब क्या इसके अलावा और भी अगर डोमेन होते तो साइकोलॉजी को हम आंखें बंद करके किसी के साथ भी मान लें क्या कि साइकोलॉजी लिंक्ड है? जी हाँ दोस्तों, आंखें बंद करके आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ मान लो कि साइकोलॉजी लिंक्ड है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक डिसिप्लिन के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर कौन काम कर रहे हैं? काम तो इंसान ही कर रहे हैं ना। और जहां पर बात इंसानों की होगी तो वहां पर साइकोलॉजी का रोल तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा। कशिश, रिया, आप लोग यहाँ पर कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करो रैंडम, जो आपको ठीक लगती है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। मैं उसको साइकोलॉजी के साथ लिंक करके बताता हूँ आपको, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो जो आपको ठीक लगे। कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, ये मास कम्युनिकेशन, जो भी आपको दिख रहे हैं, जो ठीक लगे आपको आप बताओ। बोलो रिया। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स, चलो ठीक है। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में मतलब दो चीज़ है ना। म्यूजिक मतलब गायक है यहाँ पर एक, या गायिका होगी, सिंगर होगा मेल या फीमेल। फाइन आर्ट्स के अंदर कोई आर्टिस्ट होगा, कोई पेंटर होगा, अगेन वो मेल या फीमेल हो सकते हैं, दोनों इंसान है ना। म्यूजिक की बात कर लेते हैं। म्यूजिक की डोमेन में जब भी किसी को लिरिक्स डिजाइन करने होते हैं, उस लिरिक्स के बेसिस पर गाना होता है। बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है, ऑडियंस की रिटेंशन पावर को रोका कैसे जाएगा? गाने की लाइन, गाने की धुन वो किस प्रकार से होगी, कैसा गाना होगा वो? क्या वो टूटे दिलों के लिए गाना होगा, दिलों को जोड़ने वाला गाना होगा, या फिर रॉक सॉन्ग होगा, पार्टी सॉन्ग होगा? माहौल कैसा होगा उस गाने का, कौन से माहौल में वो गाना यूज करा जा सकता है? अगर लिखने वाला जिसने उस गाने को लिखा है और गाने वाला व्यक्ति अगर इस चीज के ऊपर दिमाग लगाएगा तभी तो वो गाना हिट होगा। बताओ मुझे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अरिजीत सिंह, आप लोग सब दोस्तों जानते होंगे उसके बारे में।
मुझे बताओ रिया, अरिजीत सिंह के गाने जर्नली क्या पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं? रोमांटिक सॉन्ग्स। हनी सिंह के गाने रोने धोने वाले होते हैं, पार्टी सॉन्ग्स होते हैं? अभी हम कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि उन गानों की लिरिक्स से, उनके बैकग्राउंड म्यूजिक से, वो जो बैकग्राउंड में जो टोन बजती है, जो धुन बजती है, जिस प्रकार से वो गाना गाया जाता है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपका दिल टूटा हुआ है रिया, तो आप क्या हनी सिंह के गाने सुनोगे? और कोई जोरदार धमाकेदार पार्टी हो रखी है, वहां पर आप अरिजीत सिंह के गाने पे डांस करोगे? इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? हनी सिंह और अरिजीत सिंह की क्या रिफ्लेक्ट होती है उनके गाने से? उनकी साइकोलॉजी, कि उनका जो मेन डोमेन है गाने का, जो मेन एक बैकग्राउंड है, वो जो मेन थीम है कि रोमांटिक सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है या कुछ भी है, वो किस चीज के लिए है। अब जो आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट बनाने को तो कुछ भी बना सकता है। हाथ में अगर किसी की कला है तो वो अपनी कलाकृति को कैसे भी करके पोर्ट्रे कर सकते हैं एक शीट ऑफ पेपर पर, कलर्स के माध्यम से, स्केच के माध्यम से। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो भगवानों की ड्राइंग बनाना चाहेंगे, है ना? वो हो सकता है कि शिव पार्वती को ड्रॉ करे। वहीं पर कोई जो एक पर्सन होगा, वो हो सकता है कि सामने आप उसके कशिश रिया 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और वो आपका चित्र उतार दे पेपर के ऊपर। और वहीं पर कुछ जो लोग हैं, वो हो सकता है नेचर लवर हो, तो वो कुदरत में जाके पेंटिंग बनाना पसंद करें। कुछ लोग हो सकता है कि अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर या कहीं पर भी किसी फोटो को देख लें और उसको कॉपी करके बनाने लगे। तो आर्टिस्ट अगर जिस भी तरीके से, अगर अपनी इमेजिनेशन से या सामने देखकर किसी की तस्वीर को, किसी की छवि को एक पन्ने पर स्केच के साथ, पेंसिल के साथ या फिर कलर्स के साथ, वाटर कलर्स के साथ, पेस्टल कलर्स के साथ कैसे भी करके उतार रहा है या उतार रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एक मनोवैज्ञानिक स्तर इससे दर्शाया जा रहा है कि नहीं दर्शाया जा रहा है? बताओ, है ना? कि पर्सन सोच क्या रहा है, कितना ज्यादा ब्रॉड है अपनी थिंकिंग के अंदर। पर्सन किसी भी चीज को पोर्ट्रे कर सकता है। पर्सन बिल्कुल सामने जैसा देखता है, बिल्कुल वैसा ही पोर्ट्रे करके अब A4 शीट पर या किसी भी पन्ने पर कैसे भी करके कुछ भी बना लेता है। आप लोगों ने YouTube शॉर्ट्स पर या Instagram की रील पर या कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि एक बंदा था, वो एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था उसकी ट्रेन का या एरोप्लेन का, और वहां पर एक सामने एक अंकल बैठे हुए थे, आंटी बैठी हुई थी, छोटी सी कोई बच्ची या बच्चा बैठा हुआ था, और वहां पर 10 मिनट के अंदर अंदर उसने ट्रेन में बैठे बैठे, प्लेन में बैठे बैठे, एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठे बैठे वो तस्वीर बना दी, और उसको देखकर वो उसका रिएक्शन कैप्चर करने के लिए वीडियोस बनती हैं। देखिए कभी आपने ऐसी वीडियोस, है ना? तो यानी कि पर्सन अपनी साइकोलॉजी में सामने वाले की छवि को उतार सकता है एक पन्ने के ऊपर बाय यूजिंग पेन और पेपर, स्केच पेन या कुछ भी उसके हाथ में जो भी टूल है। हो गया लिंक साइकोलॉजी के साथ, है ना? तो याद रखना कि जहां पर भी इंसानों की बात होगी, वहां पर साइकोलॉजी का डोमेन जो है वो एंटर कर ही जाता है। इसलिए साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक डिसिप्लिन है, एक फील्ड है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि राइटर यहां पर हमसे इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की ये वाली लाइन हमें ये बताती है, ये वाला बॉक्स हमें इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बता रहा है, पैराग्राफ, कि कोई सा भी जो डिसिप्लिन होता है, अगर जहां पर लोगों की बात हो रही है, लोग आ गए अगर वहां पर, तो डेफिनेट तरीके से वहां पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेलेवेंस किसकी? साइकोलॉजी की। क्योंकि लोगों की बात हो रही है और लोगों के साथ हमेशा जुड़ा होता है उनका मनोवैज्ञानिक स्तर, उनकी साइकोलॉजी, उनका दिमाग चलेगा, वो चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, प्रोसेस करेंगे, इमोशंस होगा उनके अंदर, वो किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर उनके अंदर एक फीलिंग का एस्पेक्ट जनरेट होगा, किसी के अंदर मोटिवेशन का एस्पेक्ट जनरेट होगा। तो कोई सा भी डिसिप्लिन जो लोगों के साथ डील करे, वहां पर साइकोलॉजी जो है अपनी बुनियाद बना ही लेती है, ऐसा राइटर का कहना है। सिमिलरली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दूसरे डिसिप्लिन्स के रेलेवेंस को भी एक्नॉलेज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी के डोमेन में काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट, अगर आप एक पर्सन के प्रोफेशन को देखो, अगर वो पर्सन साइकोलॉजिस्ट है, तो वो साइकोलॉजिस्ट दूसरे
प्रोफेशंस के लोगों के माइंड, बिहेवियर, फीलिंग एस्पेक्ट को जानने में इच्छुक होता है या इच्छुक होती है, मेल फीमेल साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो। जैसे अगर कोई पर्सन, हम इसी एग्जांपल को यहां पर ले लेते हैं, लॉ या अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें, ये पर्सन मान लेते हैं कि ये एक क्रिमिनल लॉयर है, ये क्रिमिनल लॉयर है और आपने इसको देखा केस लड़ते हुए कि इसने केस को ऐसे घुमा दिया जज साहब के सामने, जज साहिबा के सामने, कि जो निर्दोष था उसको फांसी की सजा दिलवा दी इस लॉयर ने, और जो दोषी था वो बाइज्जत बरी हो गया। अगर ऐसा कुछ भी कोर्ट रूम के अंदर आपको देखने को मिलता है, या किसी वकील या किसी एडवोकेट जिसने ऐसा केस लड़ा किसी व्यक्ति का कि जिसको फांसी होने वाली थी उसको बचवा लिया और जिसको कुछ भी नहीं होने वाला था उसको जेल करवा दी, यहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ना कि लॉयर अपनी साइकोलॉजी के अंदर बहुत शातिर है, चील जैसी निगाह है उसकी और दिमाग है बिल्कुल चीते जैसा, कह सकते हो। तो यहां पर भी एक साइकोलॉजी का रोल आता है। साइकोलॉजी का रोल हर जगह पर आता है। आप मार्केट जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करनी है यहां पर एग्जांपल में, आप मार्केट जाओ, आपके घर के पास मार्केट लगते होंगे, शनि बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, बृहस्पति बाजार, आप कहीं पर भी मार्केट जाओ तो वहां पर सामने वाला पर्सन आपको जो सामान पिच करता है कि 300 रुपए की चीज 150 में मिल रही है, आप लेने गए थे एक, आपने बोला कि मेरे को अपने लिए एक टी शर्ट लेनी है, एक टॉप लेना है, एक जीन्स लेना है, कुछ भी लेना है, और आप लेकर आ गए वहां से 4, तो सामने वाला अगर शॉपकीपर या जो दुकानदार है, जो सेलर है, जितना ज्यादा आपको मक्खन लगाता, मक्खन लगाने की भी ट्रिक होती है, वो डिपेंड करता है कि चेहरा देखकर आप सामने वाले का पहचान लो कि ये मेरी बातों में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो फुटकर वाली दुकानें होती हैं, ये जो गली पे या फिर कहीं पर भी ये जो रेडी लग रही होती है, अगर वहां पर आपके अंदर आपके अंदर ये आवाज आ रही थी कि मेरे को एक या दो ही सामान लेने, लेकिन आप वहां पर झोला भरकर ले आए, तो समझ जाना सामने वाला आपकी साइकोलॉजी से खेल गया। तो यहां पर हम साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि सामने वाले ने अपने आपको अपना सामान बेच दिया, तो ये इकोनॉमिक्स की फील्ड की बात हो गई। तो साइकोलॉजी हर जगह पर ऐसी आप करते करते अगर आप एग्जांपल सोचोगे, ऐसा कोई भी यहां पर टॉपिक नहीं है जिसके एग्जांपल को कहीं पर भी आपने वीडियोस में, गाने में या किसी मूवीज में या रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ना कर रखा हो। आप हर चीज के एग्जांपल अपने मन से दे सकते हो यहां पर, और हम धीरे धीरे करके एक एक डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स का यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, कंक्लूजन ये निकल कर आती है कि साइकोलॉजी जो है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये जो ट्रेंड है, इसकी वजह से साइकोलॉजी को एक ऐसा डिसिप्लिन माना जाता है कि उसका कनेक्शन दूसरे डिसिप्लिन के साथ है। साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो दूसरे फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है, इसलिए साइकोलॉजिकल अप्रोच को हम लोग इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो, अगर आप साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हो, तो आप हर फील्ड के इंसान के व्यवहार को, रवैये को, इमोशन को आराम से डील कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कब कहां मुझे किससे मुंह चलाना है, कब कहां शांति बनाए रखने में मेरी भलाई है, कब कहां मुझे अपना टेम्परामेंट या अपना गुस्सा दिखाना है, और कब मेरे को अपने गुस्से को बचाकर रखना है, कब कहां मेरे इमोशंस को मुझे सज के सवार के उसको रखना है, और कब किस पर्सन पे मुझे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है। आपको अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ बात करना, उनके चाल चलन, उनके रवैये, उनके स्वभाव को देखते हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको ये टेक्निक आ जाएगी, अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हो। अब जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, वो तो चलो प्रोफेशनली बात हो गई, लेकिन साइकोलॉजी का ज्ञान आपको इतना सक्षम बना देता है कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाले की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, और आप उसके मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सामने वाले के इमोशंस, परसेप्शंस, मोटिवेशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, ये सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आने लग जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट को तो, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनको तो और भी अच्छे से आने लग जाते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स होते हैं साइंस की डोमेन में, तीन चीजों की यहां पर दोस्तों यहां पर बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स होते हैं साइंस की डोमेन में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ठीक है, सोशल साइंस की डोमेन में, और
ह्यूमैनिटीज की डोमेन में। तो रिसर्चर्स और स्कॉलर्स जो कि इन 3 डोमेन के अंदर काम करते हैं, उनका यह मानना है कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है अगर हम इन सारे डिसिप्लिन को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं जिसका लेना देना अभी हमारे लेक्चर के साथ नहीं है, कंटेंट के साथ नहीं है। देखो अक्सर क्या होता है, बचपन से ना हमें यही बताया जाता है कि सोशल साइंस मतलब क्या है, एसएसटी। एसएसटी के अंदर हम बचपन में क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमैनिटीज और बीच में आ गया एंड। तो क्या सोशल साइंस में यानी कि एसएसटी में और ह्यूमैनिटीज में, जैसे हम 11th क्लास में अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं तब भी तो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़ और फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते तो हैं हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ में। तो फिर इसको एसएसटी क्यों नहीं बोला जाता, सोशल साइंस क्यों नहीं बोला जाता? क्या कोई गुनाह हो जाएगा हमसे ये बोलते हुए कि अगर हम बोल रहे हैं कि सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ नहीं है और ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस नहीं है? तो देखो दोस्तों, वैसे तो जर्नल हम जो बात करते हैं उसमें सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को या आर्ट्स भी बोल देते हैं हम उसको, तीनों चीज़ों को हम सेम तरीके से डिनोट करते हैं। मैं आपको लेकिन छोटा सा एक लाइन का फ़र्क बता देता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या होता है। देखो दोस्तों, ये जो ह्यूमैनिटीज़ का डोमेन होता है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन में जर्नली 3 सब्जेक्ट की बात होती है, ध्यान से समझना। अगर मैं प्रिसाइज डिफरेंस बताऊं ना आपको, ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन में 3 सब्जेक्ट्स की बात होती है। एक है हिस्ट्री, एक है लिटरेचर और एक है फिलॉसफी। यहां पर ना इस डोमेन के अंदर हम लोग कल्चरल और फिलोसफिकल आइडियाज को समझते हैं, कल्चरल और फिलोसफिकल आइडियाज को समझते हैं सब्जेक्टिव तरीके से। अब सब्जेक्टिव तरीका कौन सा होता है? सब्जेक्टिव तरीका दोस्तों वो होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप कहोगे सर लिटरेचर में, चलो हमें समझ में आता है कि मैं विलियम शेक्सपियर की कोई एक मैं उसका कोई प्ले पढ़ रहा हूँ, कोई एक ड्रामा मैं उसका पढ़ रहा हूँ, या किसी फेमस पोएट या पोएटिस की मैं कोई कविता पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिलॉसफी की कोई बात हो रही है कि भाई नफरत क्या है, प्यार क्या है, भगवान क्या है, दुनिया क्या है, रिश्ते क्या है। फिलॉसफी के डोमेन के अंदर ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई एक जवाब नहीं होता। लिटरेचर के अंदर भी कि भाई जो कवि कविताएं लिख रहे हैं, आपके लिए वो बोरिंग हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ कवि आपने देखा होगा आपके इंग्लिश के हिंदी में जो एनसीईआरटीज वगैरह होती थी, जो बुक्स होती थी, वहाँ पर पानी की बूंद को लेकर कविता आ रही है ना, मेढक को लेकर कविता आ रही है, एक किसी बाग को लेकर, खेत को लेकर कविता बनाई जा रही है, देशभक्ति को लेकर कविता बनाई जा रही है। तो कुछ लोगों को उसमें मज़ा आ रहा है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बोरिंग है। जैसे आपने अपने क्लासमेट्स को सुना होगा ये कहते हुए कि भाई ये क्या बकवास यार, ये पोएम इसने लिखी हुई है बारिश की बूंद के ऊपर, इसने 6 पैराग्राफ लिख डाले, क्या ये नॉनसेंस। फिर हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं ना उसमें पोएटिक डिवाइसेस को, कि जो पोएट है वो बारिश की बूंद में एक ह्यूमन का फ्लेवर डाल रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस के अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको वो कविता समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिसको समझ में आ रही है किसी ना किसी को तो आई होगी, वरना ऐसी रोड पे चलते किसी को थोड़ी ना इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई होगी कि वो इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश के पोएम राइटिंग में इतना महान हो गया कि उसकी एक कविता इंडिया में बैठे हुए बच्चों के सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट बन गई। तो ये सब्जेक्टिव चीज होती है। चलो लिटरेचर और फिलोसफी को तो आप फिर भी सब्जेक्टिव कह लोगे। व्हाट अबाउट हिस्ट्री, इतिहास को आप कहोगे सर ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इतिहास के बहुत सारी चीजों को समझने का आपका एक खुद का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। अगर ये नहीं होता ना, तो हिस्ट्री के साथ जो एक पैरेलली जो एक फील्ड जुड़ी होती है, दैट इज आर्कियोलॉजी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर अंग्रेजों के टाइम पर ये मोहिंजोदारो, हड़प्पा वगैरह सारी चीजें खुदाई वुदाई जो भी नॉलेज थी सब कुछ हो चुका था, लेकिन आज भी आर्कियोलॉजिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू नो
कि और नया क्या मिल सकता है और नई चीजें क्या डिकोड हो सकती हैं। तो हिस्ट्री का डोमेन भी एक सब्जेक्टिव डोमेन होता है। ह्यूमैनिटीज के अंदर ये 3 डोमेन की बात होती है। कोई आपसे पूछे कि ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अलग कैसे, तो आप बोलना ह्यूमैनिटीज के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलोसफी। ठीक है, फिर सोशल साइंस के अंदर एसएसटी के अंदर क्या क्या आता है, बाकी सारी चीजें जिसको आप ह्यूमैनिटीज का पार्ट मानते हो वो सोशल साइंसेस का पार्ट होती हैं, वो सोशल साइंसेस का पार्ट होती हैं। सोशल साइंसेस के अंदर आता है जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो डिसिप्लिन्स होते हैं, इसको आप कह सकते हो कि ये है आपके सोशल साइंसेस का पार्ट। ठीक है, और सोशल साइंसेस के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से समझी जाती है। ऑब्जेक्टिव तरीके से रिसर्च करी जाती है यहां पर बिहेवियरल पैटर्न्स वगैरह को पता लगाने के लिए। आप कहोगे सर साइकोलॉजी में तो इंडिविजुअल की स्टडी होती है, फिर ऑब्जेक्टिव रिसर्च कैसे हो सकती है? तो दोस्तों याद है ना, हमने थीम्स पढ़ी थी। हमने थीम 1 के अंदर क्या पढ़ा था कि साइकोलॉजी दूसरे साइंसेस की तरह कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो होते हैं बिहेवियर से रिलेटेड और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड, उसको डेवलप करने की कोशिश करती है साइकोलॉजी का डोमेन, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन, जो कि एक कॉमन तरीके से एप्लीकेबल हो। अब हर चीज़ साइकोलॉजी में ऑब्वियसली बात है 100% मेल नहीं खा सकती, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जर्नल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है कि भाई अगर किसी को कोई एक अच्छी सिचुएशन मिली है तो दुनिया के 99% व्यक्ति जो हैं उस सिचुएशन में उनके चेहरे पर स्माइली आएगी या फिर वो हंसेंगे, दुख की सिचुएशन में वो रोएंगे या उदास होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जर्नल पैटर्न्स के ऊपर वर्क करती हैं, इसलिए सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन को ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ये वाली बात आप अच्छे से दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आज के बाद सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ये बस मुझे आपको बताना था ताकि आप इसको सिर्फ ऐसे ही ना मतलब सुनकर इग्नोर कर दो। खुद से पता नहीं आप रिसर्च कर मतलब आप करोगे कि नहीं करोगे, तो जिम्मेदारी समझकर मैंने आपको बता दिया, याद रखना इसको। तो रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स होते हैं साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन के अंदर, उनको ये फील हुआ कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो ये जो फिगर हमने देखा ना 1.1 कि साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसका लेना देना दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी है। तो ये कह रहा है राइटर आपसे कि फिगर 1.1 ये क्लियरली शो करता है कि साइकोलॉजी का जो लिंक है वो और दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम ब्रेन को, ठीक है, और बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें। अच्छा मुझे एक बात बताना रिया, ब्रेन और बिहेवियर में से कशिश क्या फिजिकल एंटिटी है और क्या फिजिकल एंटिटी नहीं है? क्या ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है ना? क्यों? क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन के साथ एक ऐसी क्या चीज, कौन सा टर्म लिंक होता है जो कि फिजिकल एंटिटी नहीं होता कशिश? माइंड। क्या बात है रिया, अब तुम भी साइकोलॉजिस्ट बनने लगी हो धीरे धीरे, ठीक है। और बिहेवियर क्या एक फिजिकल एंटिटी है? नहीं है। तो जब हम ब्रेन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी की डोमेन की जो नॉलेज है उसका लिंक बनता है कौन कौन सी फील्ड्स के साथ? न्यूरोलॉजी के साथ। अच्छा क्या होता है ये न्यूरोलॉजी? कुछ भी बोल लो, उसको न्यूरोलॉजी बोलो, न्यूरोलॉजी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है ये? नर्व्स की स्टडी। अच्छा आपने सुना होगा ना कि हॉस्पिटल्स में बहुत बार न्यूरो सर्जन्स होते हैं, जैसे किसी के दिमाग में कोई दिक्कत होगी, ब्रेन में कोई दिक्कत होगी, है ना, ठीक है। फिर एक डोमेन की बात होती है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का कौन सा डोमेन होता है? फिजियोलॉजी कैसे अलग है उससे, साइकोलॉजी से? फिजियोलॉजी है क्या? क्या होता है फिजियोलॉजी? देखो हम डॉक्टर्स को हम लोग ये भी बोलते हैं ना, फिजियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं ना,
फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, है ना। तो बॉडी से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी होती है। बायोलॉजी का डोमेन तो आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते ही हो, है ना। आप उसके अलावा मेडिसिन फील्ड की बात करो तो आप उसको भी जानते हो। और एक यहाँ पर एग्जांपल और दिया जा रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर ब्रेन और बिहेवियर की बात होती है, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंदर क्योंकि ब्रेन और बिहेवियर की बात होती है तो ब्रेन और बिहेवियर इन सारी जगह पर यूज होता है। आप देख लो कनेक्ट करके, न्यूरोलॉजी के अंदर ब्रेन और बिहेवियर की बात होगी, है ना। फिजियोलॉजी के डोमेन में ब्रेन और बिहेवियर की बात होगी। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है रिया, तो मैं आपको ये बोलूं कि रोज जंक फूड खाया करो, रोज मोमोज चराया करो बाजार में जाकर, रोज चाउमीन खाया करो, घर का खाना बिल्कुल छोड़ दो, आप मानोगे ये वाली बात? अगर आप सेंसिबल या लॉजिकल पर्सन होगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है कि भाई ये गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मेरे को, है ना। और आप अगर इस प्रकार का बिहेवियर अगर आप अपनाते हो तो आगे चलकर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। ये अलग अलग प्रकार की ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे चलकर इसके बारे में, ठीक है। बायोलॉजी के डोमेन में ब्रेन और बिहेवियर का यूज होता है, मेडिसिन के डोमेन में होता है और कंप्यूटर साइंस के डोमेन में भी होता है। देख एक एक करके हम इन फील्ड्स को समझेंगे, तब आपको लिंक समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग के ह्यूमन बिहेवियर है क्या, ह्यूमन बिहेवियर की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, आप कहोगे सर ह्यूमन बिहेवियर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यवहार की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। एक छोटे बच्चे का बिहेवियर देख लो और एक 50 साल के बुजुर्ग का बिहेवियर देख लो। आप अपनी रिफ्लेक्शन देख लो कुछ साल पहले की और अभी की, और कुछ साल बाद और ऑब्जर्व कर लेना और कंपेयर कर लेना इस वाले टाइम से, तो हमारे बिहेवियर के अंदर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अच्छा, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बिहेवियर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन लाइफ में सीरियस हो जाए या सिंसियर हो जाए। हंसी मजाक अगर जो पर्सन कर रहा है तो उसके जीने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिल से खुश होना चाहिए इंसान को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर बिहेवियर का हो रहा है, अगर हम ये कह रहे हैं कि बिहेवियर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, स्वभाव, व्यवहार, रवैया, ये पर्सन का ग्रो कर गया और डेवलप कर गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन खूसट बन जाएगा, कि वो सिंसियर होकर वही वो बिल्कुल बैठा हुआ है कुर्सी पर, लिमिटेड रिप्लाई दे रहा है, उससे कोई भी चीज पूछी जाए तो वो हाँ ठीक है कर दो, लिमिटेड रिप्लाई दे रहा है। इंसान को दिल से खुश होना चाहिए हमेशा हर एक परिस्थिति में। ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं जो कुड़ कुड़ के अंदर जीते हैं, जो लिमिटेड रिप्लाई करते हैं, जिनको लगता है कि भाई हम वर्चस्व बनाकर रखेंगे अपना, क्योंकि भाई हमें हंसना नहीं है वरना औलाद हमारी हमसे पैसे मांग लेगी। ऐसे लोगों को अल्लाह जल्दी बुला लेते हैं, ठीक है। तभी तो जापान में एक ट्रिक है, अगर आपको ज्यादा जीना है कुछ मत खाओ पियो, कुछ मत करो, कुछ एक्सरसाइज मत करो, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इकिगाई। बेस्ट सेलर थी ये एक टाइम पर अमेजन पर, आज भी होगी शायद से, पता नहीं, एक टाइम पर तो थी। बताऊंगा इसका मैं मीनिंग आपको। इसका मतलब वैसे ही होता है, ग्रोइंग, बिकमिंग यंगर व्हेन यू ग्रो ओल्डर। मतलब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, दिल से आप और छोटे बनते चले जा रहे हो और यंग होते चले जा रहे हो, खुश मिजाज होते चले जा रहे हो। जीवन को लेकर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे, सिचुएशन को लेकर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जहां पर आपको फूल बरसते हुए नजर आते हैं। तो इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो एक चीज को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि समाज का, कल्चर का, पर्यावरण का, इन सब का असर तो होता ही है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर। तो साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन के एंसेस्टर्स की, उनके कल्चर की, पुराना जो हमारे जो पूर्वज थे उनका कल्चर कैसे खिंचा चलाया प्रेजेंट जमाने तक, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। और सोशियोलॉजी के साथ, सोशल वर्क के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ साइकोलॉजी की नॉलेज शेयर होती है। अगर हम बात करें मेंटल एक्टिविटीज की, इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, कैसी उसकी थिंकिंग है, कैसी उसकी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर मोटिवेशन कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मेंटल एक्टिविटीज कैसे उतर कर आती हैं प्रैक्टिकल चीजों को करते हुए। जैसे किसी ने कोई किताब लिखी, कोई पोयम लिखी, किसी ने कोई म्यूजिक गाया
या फिर उसके लिरिक्स लिखे, किसी ने कोई ड्रामा परफॉर्म करा, या फिर आप किसी का जो ड्रामा है जो प्ले है वो आप पढ़ रहे हो, जैसे विलियम शेक्सपियर का आप कुछ पढ़ रहे हो, तो साइकोलॉजी की नॉलेज शेयर होती है इन द डोमेन ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। एंड लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक के साथ लिंक करते हुए मैंने बता दिया सर, ये आप क्लियर हो गया। आगे चलकर वैसे हम और भी इसको देख लेंगे। आई थिंक यहाँ पर दे रखा है, जस्ट अ मिनट, मास कम्युनिकेशन, हाँ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो कुछ जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं जो कि साइकोलॉजी के साथ एक लिंक बनाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी अगर हस्बैंड है तो वो उसकी वाइफ बनकर रहते हैं, तो वो डिसिप्लिन्स हैं क्या, इसको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ख्याल रखो आप सब अपना। टाटा।